लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, मिरर न्यूक्लियाई एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। और हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे कि न्यूक्लियर का साइज़ अगर कैलकुलेट करना हो या फिर उसके बेसिस पे कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और इसकी शेप कैसी होती है। देखो ज़्यादातर जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर डेविएशन होगी स्फेरिकल शेप से तो वो या तो प्रोलेट बन जाएंगे और या फिर हमारे पास ऑब्लेट फॉर्म में बन जाएंगे। मतलब इन दोनों फॉर्म्स में से कोई और फॉर्म भी हो सकती है, मतलब कि वो प्रोलेट स्फीरॉयड की फॉर्म में होंगे या फिर ऑब्लेट स्फीरॉयड की फॉर्म्स में होंगे। नेक्स्ट जो आता है कि हमारे न्यूक्लियस में क्या कुछ प्रेजेंट है। हमें पता है कि न्यूक्लियस दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, एक न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और प्रोटॉन्स के साथ भी बनता है। और थर्ड पार्टिकल जो है पाई मेसॉन्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और पाई मेसॉन्स होते हैं। पाई मेसॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई ज़ीरो। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जब पार्टिकल फिजिक्स टीच करूँगी तब बताऊँगी। और थोड़ा बहुत अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे पूरे न्यूक्लियस में ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज दिस इज़ द कंप्लीट न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और इसके ऊपर क्या होता है, जो डॉट डॉट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये पाई मेसॉन का क्लाउड है। मतलब कि न्यूट्रॉन्स के ऑल अराउंड पाई मेसॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटॉन के अराउंड भी पाई मेसॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो पाई मेसॉन्स हैं जब ये एक्सचेंज होते हैं तभी हमारी न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे न्यूक्लियस को। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर कोई हम न्यूक्लियस की बात करें, सपोज हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास पता है कि हमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। बिकॉज न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इन दोनों में कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, वो पार्टिकल क्या है हमारे पास, पाई मेसॉन्स। और इन पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज होने के कारण ही न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। मतलब वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो यही बेसिकली कारण होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का बेसिक कारण है एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। इसी कारण से इसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्सेस इन नेचर बोला जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसे हम मेजर करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो वो उसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम मेजर करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है और अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें वो 10⁻10 मीटर होगा। तो इस पूरे कंसेप्ट में आपको 3 चीज़ें क्लियर हुई। पहली, शेप क्या होगी न्यूक्लियस की। सेकंड, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड पाई मेसॉन्स प्रेजेंट हैं। और जो पाई मेसॉन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं जिसके कारण ही आपके पास जो न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होती है और इसी न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनती है और इसी के कारण ही इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला जाता है। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स को टिक करके आएंगी। सेकेंडली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो वहाँ पे अगर आपको पाई मेसॉन्स ऑप्शन में मिला देन यू विल टिक ऑन दैट। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं विच इज़ अ बाइंडिंग एनर्जी। अब सबसे पहले समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। ये क्या बताती है, ये बताती है कि कितना आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब भी हमें किसी भी
न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, मतलब जिसका वो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक खिचड़ी है, ठीक है, दाल और चावल की बनी हुई है, और दाल और चावल को अगर हम बनाते हैं तो वो खिचड़ी बन जाती है। लेकिन अगर दाल और चावल को दोनों को अलग अलग करना पड़े उस खिचड़ी में से, उसको अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज़ नॉन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा बिकॉज ऑफ दैट खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी में अगर दाल और चावल को मिक्स हुई खिचड़ी में से निकालना पड़े तो उसे एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दैट एनर्जी इज नॉन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी, दैट इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियस को तोड़ना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिससे कि वो बना हुआ है। और इन अनदर फॉर्म कि जैसे अभी आपको खिचड़ी बनानी हो, उसमें वो जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज ऑल्सो अ बाइंडिंग एनर्जी। देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस अकर via neutrons and protons. Suppose neutrons and protons are at infinity. हमने ये मान लेना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे पड़े हैं, ये दोनों इन्फिनिटी पे पड़े हैं, और इन्फिनिटी से उठाकर प्रोटॉन भी इन्फिनिटी पे पड़ा है और न्यूट्रॉन भी हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन्फिनिटी से ले जाकर एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर रेडियस बनेगा, जो मतलब न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कुछ एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइंस्टाइन ने एक्सप्रेशन दिया था हमें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, और अगर हम इसे डेल E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसका मतलब है, आइंस्टाइन की इस इक्वेशन का मतलब था कि एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। अब इसको कम्प्लीटली इस की पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखो, मतलब कि एनर्जी एंड मास को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की कॉम्बिनेशन में। देखो, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है 0.511 MeV और पॉजिट्रॉन की है 0.511 MeV, और कंबाइन होकर ये बन गई हमारे पास 2 गैमा रेज, ठीक है। और देखो, गैमा रेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे अगर रेस्ट मास एनर्जी की बात करें तो ये 2 गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें गैमा रे विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हम न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाएं तो वो 2 हमारे पास पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट जिनका कुछ ना कुछ मास होगा। इट मीन्स एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। ओके, यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। यहाँ अभी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है बाइंडिंग एनर्जी की, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट साथ में इसलिए बताती जा रहा हूँ कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ बेसिक क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए मैं साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट्स ज़रूर देती जाऊँगी। हो सकता है क्वेश्चन आपको बाइंडिंग एनर्जी से ना पूछ कर यहाँ से पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसने टॉपिक्स हमें दे दिए हैं सिलेबस में, बट हम उस पूरे टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में पढ़ते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो अभी आगे चलते हैं। रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी c के साथ मूव कर रहा है तो उसका रेस्ट मास कितना होगा, 0। डायनेमिकल मास क्या होता है, मतलब जब पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे पार्टिकल गैमा रेज है, हमें पता है कि गैमा रे दैट इज जस्ट लाइक अ फोटोन, एंड उसका जो मास होता है विच इज़ h/c², ठीक है। ये सारे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो चल रहा था बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। अब देखो, अगर हमें डेल E इज इक्वल्स टू डेल M इंटू c² लिखूँ तो यहाँ पे जो डेल M होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे मास डिफेक्ट को, ठीक है। अभी मैं आपको मास डिफेक्ट समझाऊंगी कि मास डिफेक्ट कैसे आता है।
देखो हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास जो हाइड्रोजन का केस हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जब भी हमें किसी एलिमेंट को लिखना होता है, इसके न्यूक्लियस को लिखना होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ZXA। जेड रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, और अगर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ए इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर इसमें से हम Z माइनस कर दें, Z की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू P, दैट इज़ अ प्रोटॉन्स, तो कितने बन जाएंगे? N। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी A माइनस जेड, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और MP विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। Z इंटू MP अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि पूरे न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ टोटल जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास कितना है। अब मास डिफेक्ट की बात करते हैं ना, तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है। किसी भी न्यूक्लियस में क्या किया उन्होंने, न्यूट्रॉन्स का मास फाइंड आउट कर लिया, प्रोटॉन्स का मास फाइंड आउट कर लिया, उन दोनों को ऐड करके देखा तो उनका जो मास आया ना वो उसके पूरे के पूरे न्यूक्लियस से ज़्यादा आया। समझे? अगर मैं दोबारा बता रही हूँ, जो भी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस ZXA, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आगे बताऊँगी। जब इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, इसके जितने इसमें न्यूट्रॉन्स थे उसका मास फाइंड आउट कर लिया, इसमें जितने प्रोटॉन्स थे उसका मास फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आना किसके इक्वल चाहिए था? इस न्यूक्लियस के मास के इक्वल, बट नहीं आया, तो इसको ही उसने किसका नाम दिया? मास डिफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, अब देखो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे ZMP से, ये आपको समझ में दिमाग में रखना है। उसके बाद टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस जेड। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। MN रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, MN इज रिप्रेजेंटिंग कि न्यूट्रॉन्स का मास कितना है। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब टोटल मास पोजेस मतलब होना कितना चाहिए था न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइन करने के बाद? हमने ZMP और A माइनस ZMN मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया, ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN। अब इसके बाद है हमारे पास एक्चुअल मास कितना था, जो एक्चुअल मास प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस का। तो अब मैंने बताया था मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस इन मास, कितना मास में डिफरेंस आ रहा है, टोटल मास जितना होना चाहिए था माइनस जितना एक्चुअली में है, तो ये हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो सिंपल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है बाइंडिंग एनर्जी की। हमने कहा था डेल E इज इक्वल टू डेल M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, डेल M की वैल्यू हमने निकाल ली, अगर इसको हम सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है, देखो मैंने यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम। हाइड्रोजन का केस हम नहीं ले सकते वहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये नहीं रहेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आएगी हमारे पास ड्यूटेरियम की। ठीक है, अब देखो 1H2 सिंपलेस्ट, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। मास प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन से, बट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम इस एलिमेंट का मीन्स 1H2 का देखें कि मास कितना होगा, मतलब एलिमेंट नहीं सॉरी न्यूक्लियस है,
इसका है 3.34 × 10⁻⁻27। पहले मास डिफेक्ट निकाल लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। और जो टोटल है हमारे पास 3.343 × 10⁻⁻27 हमने अलग से निकाल लिया, ठीक है। और डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर, बस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2.23 MeV कैलकुलेट कर लेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करना, आपको ये सारे नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी नोट्स वाले सब ग्रुप में, ओके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि 100 जो मेंबर्स हैं उसका टारगेट अचीव हो जाए। थैंक यू वेरी मच।